Hello students, this is Kushendra Singh and today we are going to discuss about some more topics of electrochemistry. हम कुछ और टॉपिक्स जो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं कवर किए थे वो हम आज कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर कंटिन्यूटी में है एक तरीके से, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक सेल को जब बनाया जाता है तो वो सेल काम कैसे करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं काम करने के लिए। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के बारे में समझा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है। और इसी के बाद हमने देखा कि अगर मेरे को एक सेल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके बाद आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक सेल को बनाने के लिए हम कैसे उसको वर्किंग फंक्शन में लाएं, वर्किंग कंडीशन में उस सेल को लाएं। सिर्फ सेल बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस सेल को बना के उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। कैसे यूज़ कर सकते हैं का मतलब है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रोड को जोड़ देना जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है और एक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है। उसके अलावा भी हमको एक यहाँ पे कुछ चीज़ों को और ध्यान देना पड़ता है, वो हम लोग यहाँ पे आगे आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो उस आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है डैनियल सेल। लास्ट लेक्चर में हम डैनियल सेल पढ़ने वाले थे, तो डैनियल सेल को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डैनियल सेल क्या होता है, तो आपके जो जहन में ये एक पिक्चर होगी कि सेल को बनाने के लिए एक एनोड कंपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑक्सीडाइज होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, और एक कैथोड कंपार्टमेंट की ज़रूरत होगी जो रिड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो सिमिलरली डैनियल सेल एक स्पेसिफिक सेल होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रोड जो लेते हैं, जो हम एनोड पार्ट लेंगे बेटा, उसमें हमारा ये जिंक का इलेक्ट्रोड लिया जाएगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, और जो हमारा कैथोड पार्ट होगा उसमें हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे, दैट विल बी प्रेजेंट इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो बेटा ये वाला जो हमारा पार्ट होगा, दिस पार्ट विल बी एनोड, ये हमारा एनोड पार्ट होगा, एंड दिस पार्ट विल बी कैथोड, ये हमारा बेटा कैथोड पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैथोड पार्ट, ये हमारा हो गया एनोड पार्ट। अब ये जो हमारा एनोड है कैथोड है, आईयूपीएसी में हमको बोला है, ये कन्वेंशन है कि एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड में बनाया जाएगा। जब हम इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे तब भी सिमिलरली ऐसा ही हमको करना है कि एनोड कंपार्टमेंट या एनोड को जो ऑक्सीडेशन जहाँ हो रहा है उसको हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे और कैथोड को हमेशा राइट में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ऐसा आखिर क्यों हुआ, तो हमने यहाँ पे देखा था क्योंकि यहाँ पे जब किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वहाँ पे दो टेंडेंसी हो सकती है उसकी। वो दो टेंडेंसी क्या हो सकती हैं, पहली टेंडेंसी क्या है, दैट इट माइट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन और इट द आयंस इन द सॉल्यूशन वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। या तो हो सकता है ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, या हो सकता है ये मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे, इसी टेंडेंसी की वजह से। ठीक है, अब यहाँ से दो टेंडेंसी क्रिएट हो सकती हैं। पहली क्या है, हो सकता है मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे, और दूसरा है हो सकता है मेटल आयन, यहाँ पे बोलो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे, और दूसरी टेंडेंसी है हो सकता है मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो आयन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो आयन से न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होगा। तो यही हमारी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को यहाँ जनरेट करती है। अब हर मेटल की अलग अलग टेंडेंसी होती है। किसी की मान लो मेटल्स बहुत सारे होते हैं और हमने पढ़ा है मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, बट अगर कोई मेटल बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कोई मेटल बहुत धीरे से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो धीरे से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है उसकी एक्चुअल में टेंडेंसी है नहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, उसका मन नहीं है इलेक्ट्रॉन देने का, लेकिन वो मेटल है तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी अब इसके बेसिस पे किस एलिमेंट की, किस मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, किस मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को देखते हैं। उसी के बेसिस पे हम दो इलेक्ट्रोड्स को चूज करते हैं और एक सेल को बनाते हैं। तो डैनियल सेल की सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड्स लिया जाएंगे, जो एनोड कंपार्टमेंट होगा दैट विल बी ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और जो हमारे यहाँ पे कैथोड होगा वो एक कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, और वो कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। अब ये बात आती है कि हम इसको कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे बेटा जो जिंक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी है, हमने इसी टेंडेंसी को क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
हमने इसी टेंडेंसी को बोला था इलेक्ट्रो पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, ये एक्चुअल में जिंक हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रख रहा है, यहाँ पे जिंक हमारा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रख रहा है। तो अब हम इसको बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। यानी कि अब हम धीरे धीरे समझते जा रहे हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज का यूज करके हम बता सकते हैं कि हमारा सेल वर्क करेगा या सेल वर्क नहीं करेगा। सिंपल ये नहीं है दो हमने कंपार्टमेंट जोड़े सेल वर्क कर जाएगा। अब पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी, अब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी वर्ड यूज नहीं करूँगा, मैं आपसे बोलूँगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होना। तो जिंक हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड के केस में बात हो रही है हमारी। तो ये बेटा जो जिंक इलेक्ट्रोड है आपका, इसका जो पोटेंशियल है वो किस वजह से जनरेट हो रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर, दैट इज वाई जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करूँ, अगर हम यहाँ पे इस कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें, तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है हमारा, कॉपर इलेक्ट्रोड की अगर बात की जाए तो कॉपर इलेक्ट्रोड बेटा हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड का हमारा क्या ज़्यादा है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक इलेक्ट्रोड से रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है। तो अब हम इनका इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि सेल हमारा काम करेगा या सेल हमारा काम नहीं करेगा। इसको इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, और वो इलेक्ट्रोड जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसके लिए हमको क्या देखना है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। तो अब हम अगर ये समझ जाएं कि एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल, और जैसे ही हम लोग इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे हमारे यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जितना सिंपल मैं बोल रहा हूँ उतना सिंपल नहीं है। हम इसको कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे IUPAC ने क्या बोला, IUPAC ने बोला कि हर एक इलेक्ट्रोड का अकॉर्डिंग टू IUPAC ने बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही हमेशा लिखेंगे। उसको हमेशा जो हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके टर्म में लिखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे सर इसका जिंक इलेक्ट्रोड का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था और जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हमको समझ आएगा एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोड, अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, अगर हमारा बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में होगी तो रिड्यूस होने की वही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि जो अगर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैं जिंक के केस में बात करूँ, जिंक के केस में हम देखें तो जिंक Zn+2 में जा रहा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, तो जिंक, अब आप ध्यान क्या रखेंगे, दो चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे बोल रहा हूँ जिंक से Zn+2, यानी कि पता चल रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखूंगा वो हमारा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल होगा हम खुद से समझेंगे। अब हमको कोई बोलेगा नहीं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, हमको अब खुद समझना है उसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, Zn से Zn+2 लिखा हुआ है या Zn+2 से Zn। तो ये अगर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूँ, यानी कि Zn+2 से Zn लिखना चाहूँ, तो ये कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। दिस विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल होगा जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। यानी कि एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, कैथोड अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव में है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में हो जाएगा उसका, ठीक है ना। अब मैं कैथोड के लिए बात करूँ, इसके लिए तो हमको मालूम है कैथोड के लिए, तो ये मैंने एनोड के लिए लिखा, ठीक है, ये मैंने एनोड के लिए लिख दिया है। अगर मैं बेटा यहाँ पे कैथोड के लिए बात करूँ, तो कैथोड के लिए क्या होगा,
कैथोड के लिए हमारा रिडक्शन पोटेंशियल तो होता ही होता है, तो कैथोड के लिए हमको ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, इसका कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये हमेशा पॉजिटिव में होता है, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ई नॉट Cu प्लस 2 से लेके Cu का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये होता है हमारा 0.34 वोल्ट का। और अगर आपसे, तो ये हमारा इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, और इसका अगर आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Cu प्लस 2 से Cu का, वो हो जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमको यहाँ पे पता चल चुका है कि हमेशा IUPAC ने बोला है कि सभी इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल है वो हमको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में कंपेयर करके ही हम लोग बता सकते हैं कि सेल का पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो, अब आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है कि इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप सेल का पोटेंशियल जो है उसको EMF ऑफ द सेल भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो या तो आप सेल पोटेंशियल बोले या EMF ऑफ सेल बोले, दोनों ही एक ही बात है। अच्छा, इसके साथ हम आपको एक और चीज बताते हैं कि मैंने यहाँ पे नॉट का साइन लगाया है, यहाँ पे ये ई नॉट साइन लगाया है। बेसिकली ये हमारा ई नॉट साइन बताता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करूँगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन होगी जो हमारा कंसंट्रेशन है वो हमारी 1 मोलर हो जाए। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगी, टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, प्रेशर स्टैंडर्ड रहेगा, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा दैट विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा स्टैंडर्ड होता है। ये हर इलेक्ट्रोड के लिए कैलकुलेटेड है, हमने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में समझेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हमने समझा कि ये एक डैनियल सेल को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, क्या, जिंक सल्फेट और जिंक इलेक्ट्रोड का एक एनोड कंपार्टमेंट, कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड का कैथोड कंपार्टमेंट, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में हम लोग कंपेयर करेंगे, और फिर जब जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और सेल हमारा वर्क करेगा। अब यहाँ पे अब इस सब बात का मैं कॉन्क्लूजन लिखूँ, तो इस सब बात का बेटा क्या कॉन्क्लूजन है कि अगर हमारा, अब सिंपल समझो, मैं कैथोड एनोड नहीं लिख रहा, मैं सिंपल आपको एक बात बता देता हूँ। अगर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव में। बस आप ये ध्यान रखेंगे, अगर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो रिडक्शन पोटेंशियल किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। अब आपको ये ध्यान रखना है, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होने की, इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस होने की टेंडेंसी है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है, और टेंडेंसी हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। तो पॉजिटिव, अगर तो आप समझ सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव तो वो रिड्यूस होना चाह रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव तो रिड्यूस होना नहीं चाह रहा, और रिड्यूस होना नहीं चाह रहा तो क्या होना चाह रहा है, वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। समझ में आया। सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव तो वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव तो वो रिड्यूस होना चाह रहा है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा। बट हमको बोला गया है IUPAC के थ्रू कि हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही हम सबको मेजर करेंगे। तो अब इन रिडक्शन पोटेंशियल्स का यूज़ करके हम देखते हैं कि कोई सेल काम कब करेगा, जब उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। इस सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेल पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं ई सेल से, ई सेल से। एक और चीज, अगर आपने कंडीशन स्टैंडर्ड कर दी तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल, और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूंगा। तो सेल पोटेंशियल को मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 3 फार्मूला बता रहा हूँ, वो 3 फार्मूला पे आप
सब सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको एनोड कंपार्टमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, कैथोड कंपार्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, वॉट एवर बी द यूनिट, वो ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया हुआ है, रिडक्शन के टर्म में, आप 3 फार्मूला दे रहा हूँ, वो 3 फार्मूला के बेसिस पे हमेशा निकाल लेंगे। सबसे पहले इन केस, सबसे पहले केस 1, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिया हुआ है, दोनों, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो ई नॉट सेल आप कैसे निकालोगे? ई नॉट सेल आप करोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसके लिए क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये आपका याद करना है, ठीक है। केस 2 क्या है? अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में दे रखा है, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में दे रखा है, तो आप वहां पे करोगे ई सेल इसका ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। अगर आपको केस 3 क्या है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में दिया हुआ है और एनोड आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्रम में दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ से जो ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे बेटा, तो यहाँ से अब जो आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे वो हो जाएगा ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। यानी कि दोनों अगर अपने अपने रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेके बैठे हुए हैं तो इनको ऐड कर देंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में है तो एनोड माइनस कैथोड, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है तो कैथोड माइनस एनोड। अब आईयूपीएसी ने बोला था इसको यूज करेंगे क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल में यूज करना है, तो मैंने आपको बता दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, माइनस साइन लगा दो, यहाँ पे इसको पुट कर दो, आपका सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। और जब तक बेटा आपका सेल का पोटेंशियल, तो यहाँ से सेल का पोटेंशियल जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक सेल काम करेगा। जब तक सेल का पोटेंशियल आपका बेटा पॉजिटिव रहेगा तब तक सेल आपका काम करेगा। जैसे ही सेल पोटेंशियल 0 हुआ, सेल आपका डेड हो जाएगा। और अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब आप सेल पे काम कर रहे हो। यानी कि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो वो आपको करंट देगा, सेल पोटेंशियल 0 तो रिएक्शन रुक गई, सेल पोटेंशियल नेगेटिव तो आप अब सेल पे काम कर रहे हो, आप सेल को करंट दे रहे हो। समझ आया बच्चे? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल पोटेंशियल के बारे में हमने देख लिया है। सेल पोटेंशियल कैसे होता है, क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इस सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब हमने सेल पोटेंशियल देखा तो अभी मैंने आपको एक बात बोली कि अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ डैनियल सेल, जो मैंने लिखा उसका सेल पोटेंशियल। तो डैनियल सेल के लिए अब सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये बात आप समझ चुके हो। तो डैनियल सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो हमने देखा अभी डैनियल सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए हमने देखा ई नॉट जो होता है इसका Zn से Zn+2, इट इज 0.76 वोल्ट, और ये हमारा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि Zn से Zn+2 दिया हुआ है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा यानी कि ई नॉट Zn+2 से Zn, इट विल बी -0.76 वोल्ट। अगला अगर मैं बात करूँ ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल है और ये होता है 0.34 वोल्ट। तो आप समझ रहे होंगे पॉजिटिव है तो उसकी रिलीज होने की टेंडेंसी है ज़्यादा। नेक्स्ट ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर +2, यानी कि अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम देखें तो ये हो जाएगा -34 वोल्ट। अब आपको अगर सेल पोटेंशियल निकालना है तो ई नॉट सेल आप कैलकुलेट करिए, ई नॉट सेल आप कैलकुलेट करिए तो क्या आएगा यहाँ पे, ई नॉट सेल आपका आएगा, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कर रहे हैं तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हम यहाँ देखेंगे ई नॉट कैथोड हमारा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है हमारा, कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.34 वोल्ट। एनोड का जो है ये हमारा एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस पार्ट इज एनोड एंड दिस पार्ट इज कैथोड। तो एनोड का अगर हम कैलकुलेट
सेल काम करना शुरू कर देगा। तो ये बस हमको पता करना है कि ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कैथोड माइनस एनोड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। बाकी जो दो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है आप उनको भी यूज़ करके निकाल सकते हो, वैल्यू यही आएगी, आप पुट करके देख सकते हो और यही वैल्यू आएगी। बट आईयूपीएससी में क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में करना है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में करेंगे। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, उसको लिखो और आप अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सेल पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। उसके बाद ये हमने डैनियल सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे देख लिया है। अब एक्चुअल में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसा छोड़ दें तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमारा सेल बंद हो जाएगा, कुछ टाइम बाद सेल हमारा काम करना बंद कर देगा। आखिर ऐसा क्यों होगा, सेल ने हमारा काम करना क्यों बंद कर दिया है? तो एक्चुअल में क्या होता है, अब हम लोग समझे यहाँ पे, तो सेल काम क्यों बंद कर देता है। पहले वो समझते हैं कि सेल ने काम करना क्यों बंद किया। क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और कॉपर +2 जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं SO4-2 यानी कि नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। और सिमिलरली यहाँ से जिंक इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और जिंक +2 यहाँ पे बनता जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इधर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ी हमारी और इधर हमारी पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ी। अब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा ये नेगेटिव चार्ज और कुछ टाइम बाद हमारा सेल से करंट निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव और जिंक को पॉजिटिव में कन्वर्ट होने से रोकेंगे। ये जिंक पॉजिटिव कितना हो गया है और वो और पॉजिटिव जिंक को और पॉजिटिव कन्वर्ट होने में रोकेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक यू ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ये एक यू शेप में एक ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फिल होते हैं और इस यू ट्यूब को बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। इस यू ट्यूब को बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए सॉल्ट ब्रिज इज ए जंक्शन, ये एक जंक्शन है दैट कनेक्ट्स द एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट, जो एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट को कनेक्ट करता है किसी सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के एनोड कैथोड को जोड़ता है, या सिंपल हम डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा था, इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल के एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट को जो जोड़ता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज हमको समझ आ गया है इसका क्या क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज का होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए होते हैं। अब आपको दिख भी रहा होगा कि ये सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहला तो ये इसको इंटरनली सर्किट को कंप्लीट करता है। जो सॉल्ट ब्रिज है हमारे डैनियल सेल का जो सर्किट है इंटरनली उसको कंप्लीट करता है और इसके साथ साथ ये हमारा आयंस प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को। जिस आयन की कमी होती जा रही है, कमी होना मतलब यहाँ पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इसमें नेगेटिव की कमी होगी और यहाँ नेगेटिव बढ़ रहा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की। तो ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, यू ट्यूब होती है, इसमें हमारे आयन फिल होते हैं। कौन से आयन? पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो ये सॉल्यूशंस होते हैं और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स को आयन्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब वो एनाइन प्रोवाइड होना हो तो एनाइन प्रोवाइड होगा, अगर उसमें कैटाइन प्रोवाइड होना है तो कैटाइन प्रोवाइड होगा। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज का अब फंक्शन क्या है, तो हमने देखा सॉल्ट ब्रिज सबसे पहला कंप्लीट इंटरनल सर्किट, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर आयन को ये जमा नहीं होने देगा। जैसे कि यहाँ Zn+2 होता जा रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है, यहाँ पे SO4-2 जमा होता जा रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब तक ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे हम सेल को बहुत देर तक काम नहीं करा सकते। पहला इंटरनली सर्किट को कंप्लीट करेगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन तो जाएगा लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या है थोड़ी देर बाद रुक जाएगा फिर, क्योंकि सर्किट इंटरनली कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेगा इंटरनली, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और ये प्रिवेंट करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हम समझेंगे जब आगे देखेंगे कि अगर हमारा सेल, ये तो हमारा सेल वो है
जहाँ पे हमने एक ही में इलेक्ट्रॉन जो हमारा सेल है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सॉल्यूशन में लिया है। आगे चल के हम देखेंगे हम ऐसे भी सेल बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड्स को हम अलग अलग सॉल्यूशंस में ना रख के एक ही सॉल्यूशन में रखते हैं, और वहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो मैटर ट्रांसफर की वजह से होता है। यहाँ पे मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। वहाँ पे करंट जो अलग तरह का जो सेल है जो हम देखेंगे वहाँ पे जो करंट होता है वो मैटर ट्रांसफर होने की वजह से होता है। तो जब मैटर ट्रांसफर होने की या सॉल्यूशन जब पास आ जाते हैं, एक ही सॉल्यूशन किसी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब हम उनको सेपरेट करके रखते हैं, उसको वहाँ पे जो चार्जेस पास आएंगे और एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है दोनों चार्जेस के बीच में, और उस पोटेंशियल को ख़त्म करने का, उसको प्रिवेंट करने का काम भी हमारा ये सॉल्ट ब्रिज करता है। तो वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हमको भी नहीं पढ़ना है। ऐसे सेल को हम लोग कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो कंसंट्रेशन सेल बोला जाता है। ये हमारा आज हमने देखा कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, डैनियल सेल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल को हम लोग कैसे निकालते हैं, सेल पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रो पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा जाएगा, टेंडेंसी क्योंकि उसकी रिड्यूस होने की है। अगर इलेक्ट्रो पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखा जा रहा है तो टेंडेंसी उसकी ऑक्सीडाइज होने की है। अगर वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वो रिड्यूस होना चाह रहा है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। और अगर सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो 3 तरीके मैंने बताए हैं, वो तीनों को आप यूज़ करेंगे और इजीली सेल पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा डैनियल सेल के बारे में और सॉल्ट ब्रिज के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ करके सेल का पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है। सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो सेल हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, अगर वो नेगेटिव है तो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, उसको चार्ज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है इसको कैसे मेज़र किया जाएगा। इलेक्ट्रो पोटेंशियल जैसे मैंने बताया कि सारी जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमने मेज़र किए होंगे, तो किस मेथड के थ्रू हमने उसको मेज़र किया है वो लोग हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।